हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? ठीक है, सबसे पहले आपको बताया गया कि 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में तत्वों की जी संख्या थी, ठीक है, तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 31 तत्व थे। कितने तत्व थे? 31। ठीक है, 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में इसकी संख्या बढ़कर 63 हो गई। ठीक है, और वर्तमान में इसकी संख्या 114 से 100 कितना है? 18। 114 जो तत्व है और 118 तत्व। ठीक है, 114 से 118। कहीं कहीं आपको बुक में 114 भी दिखेगा और 118 भी दिखेगा। इसमें कुछ जो तत्व है वो संश्लेषित है। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, 31 से 63 हुआ, 63 से कितना हुआ? 114 और 118। ठीक है, अब इतने सारे तत्वों को एक साथ अध्ययन कर पाना, ठीक है, इसे समझना में क्या होती थी? कठिनाई होती थी। ठीक है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, अगर आप लिखना चाहें उत्तर, तो आप लिखिएगा, तत्वों को बेहतर ढंग से समझने और अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तत्वों को बेहतर ढंग से समझने और अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिए कि 1800 ईस्वी में 31 तत्व थे, 1865 ईस्वी में 63 तत्व थे, और वर्तमान में मतलब अभी 114 से कितने हैं? 118 तत्व क्या है? मौजूद है। चलिए आगे देखिए, अब इसमें अगला टॉपिक है आपका आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें नंबर 1। अगर हम बात करें नंबर, मतलब सबसे पहले आवर्त सारणी को या तत्वों को किसने वर्गीकरण किया या तत्वों को किसने सही ढंग से व्यवस्थित किया? ठीक है, उनका नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है? डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर ने सर्वप्रथम, यहां लिख सकते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया। कब किया? ठीक है, इसने कब किया? तो आप कह सकते हैं
सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया 1800 ईस्वी में। कब किया? 1800 ईस्वी में, जब तत्वों की संख्या कितनी थी? 31 थी। कितनी थी? 31। अब इनके द्वारा जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो एक खास तरह का नियम दिया गया, जिसको क्या कहा गया? त्रिक का नियम। क्या कहा गया? त्रिक का नियम। ठीक है, इन्होंने देखिए इनका त्रिक नियम क्या है? त्रिक नियम, ठीक है, त्रिक नियम में इन्होंने क्या बताया? ठीक है, दो तत्वों, अगर हम तीन तत्वों को ले, ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं लिथियम को, ठीक है, सोडियम को और पोटेशियम को, तो इन्होंने कहा कि पहले तत्व, ठीक है, पहले तत्व और किसी दूसरे तत्व के द्रव्यमान को, किसके? द्रव्यमान को, मतलब परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है, जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। मतलब हम परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़े, लिथियम प्लस क्या? पोटेशियम, तो इसका जो औसत अनुपात है, औसत द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बीच वाले के बराबर आएगा। मतलब सोडियम के क्या आएगा? बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? सोडियम के लगभग बराबर आएगा। ठीक है, लिथियम को और पोटेशियम के परमाणु को अगर जोड़ दिया जाए, इनके औसत द्रव्यमान किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आएगा। इसी को डोबेराइनर ने क्या कहा? त्रिक नियम। त्रिक नियम इसलिए कहा कि इसमें कितने तत्व शामिल होते थे? तीन तत्व। इससे ज्यादा तत्व शामिल नहीं होते थे। जब भी शामिल उसने किया, कितने तत्वों को किया? तीन तत्वों को किया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहां लिखा, ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर ऊपर हमने लिखना चाहा तो लिख सकते हैं क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को और ब्रोमीन के द्रव्यमान को जोड़ दें, ठीक है, और उनका औसत मान निकालें, तो किसके बराबर आएगा? ब्रोमीन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ब्रोमीन के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए इस नियम को लिख देते हैं। नियम आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे किन्हीं या लिखो तीन तत्वों के समूह में, तीन तत्वों के समूह में दो तत्वों के द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान तीसरे तत्व के लगभग बराबर होते हैं। ये कौन सा नियम है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तीन तत्वों के समूह में दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान तीसरे तत्व के लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में लिथियम बताया, सोडियम बताया और पोटेशियम। कहा कि लिथियम को और सोडियम, ये पोटेशियम के अगर द्रव्यमान को जोड़ दें तो उसका औसत द्रव्यमान किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, हालांकि ये जो नियम है बहुत दिन तक नहीं चला। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम आया। दूसरा क्या नियम है? देखिए, मतलब तत्वों आवर्त की सारणी को दूसरे वैज्ञानिक ने फिर से व्यवस्थित किया। ठीक है, उनका नाम है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। दूसरा अगर हम नियम बात करें तो लिखेंगे न्यूलैंड
न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, इसमें सामान्यतः आपको बताया जाता है कि आप ध्वनि जो होता है, ध्वनि में कितने स्वर होते हैं? 8। ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी और सा। इसमें बताया जाता है कि जो पहला है, ठीक है, पहला जो ध्वनि है उस वो 8वें ध्वनि के स्वर से क्या होता है? बराबर होता है या एक जैसा होता है। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है यही बताता है कि इसमें पहला तत्व 8वें तत्व के, किसके? पहला तत्व 8वें तत्व के गुण धर्म के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। याद रखिए, ध्वनि में जैसे प्रथम जो स्वर है सा और अंतिम जो स्वर है 8वां जो स्वर है सा, ये आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह से तत्वों का जब वर्गीकरण किया गया, आवर्त सारणी का जब वर्गीकरण किया गया न्यूलैंड्स के हिसाब से, तो उसने बताया कि 8 तत्वों के समूह में, कितने तत्वों के समूह में? 8 तत्वों के समूह में प्रथम जो तत्व है वो 8वें तत्व के क्या है? बराबर है, या 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या है? बराबर है। जैसे इसको अगर हम लिखे तो लिखेंगे 8 तत्वों के समूह में, 8 तत्वों के समूह में प्रथम तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, कह कि ये कब किया गया? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब आया? आप लिख सकते हैं अष्टक नियम 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में। ठीक, अष्टक नियम 1865 ईस्वी में किया गया। ठीक, ये जो नियम है ज्यादा हालांकि इसके समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63। ठीक है, फिर भी ये जो नियम था केवल कैल्शियम तक, मतलब सीए तक, कहां तक लागू होता था? सीए तक। लिख सकते हैं यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये भी नियम कुछ समय के बाद क्या हो गया? फेलियर हो गया। ठीक है, कुछ समय के बाद ये भी समाप्त हो गया। ठीक, इसके बाद आया आपका तीसरा नियम। ठीक है, तीसरे नियम का नाम है मेडल्यू। ठीक है, मेडल्यू का आवर्त नियम। देखो यहां जो हमने दो वैज्ञानिकों का नाम लिया, ठीक है, वो सारे परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का क्या करते थे? वर्गीकरण करते थे। ठीक है, यहाँ जो मेडल्यू जो है, मेडल्यू एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, मेडल्यू ने क्या किया? तत्वों के उनके गुण धर्म, क्या उनके गुण धर्म के आधार पर क्या किया? वर्गीकरण किया। इन्होंने बताया अब यहां देखो, एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्या है? क्षैतिज है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक, क्षैतिज को उन्होंने जब उन्होंने बनाया तब ऊर्ध्वाधर को स्तंभ या समूह कहा। क्या कहा? स्तंभ या समूह कहा। ठीक है,
जबकि उन्होंने ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज को उन्होंने आवर्त ही कहा। क्या कहा? आवर्त। ठीक है, आप स्तंभ या समूह या इसको आप वर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम, ये नया है, आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, इस आधुनिक सारणी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ठीक है, और ये जो दिख रहा है क्षैतिज, इसको उन्होंने उस समय समूह कहा या स्तंभ कहा, ठीक है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये आपको वर्ग कहेगा और स्तंभ कहेगा, और ये जो क्षैतिज दिख रहा है ये क्या कहेगा? अभी हमने लिखा ना आवर्त, क्या कहा जाएगा? आवर्त कहा जाएगा। ठीक है, अब जो मेडलिव थे इन्होंने तत्वों के गुणधर्म पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। परमाणु द्रव्यमान के बदले उन्होंने तत्वों के गुणधर्म पर क्या किया? ज्यादा ध्यान दिया। जैसे भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए, ठीक है, और तत्वों के और भी जो गुण है उन पे क्या किया? ज्यादा ध्यान दिया। इनके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इनके नियम को लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। इन्होंने अपने नियम को कैसे प्रतिपादित किया। इन्होंने तत्वों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों में बढ़ते परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। क्या किया? व्यवस्थित किया। ठीक है, जिन्हें या जिनको उन्होंने उनके रासायनिक, भौतिक गुणधर्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा। ठीक है, ये अलग अलग जो श्रेणी थी वो अलग अलग क्या बताया? अलग अलग यौगिकों के बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे अगर आप 11 क्लास का किताब देखेंगे, ठीक है, उसमें भी बनाया गया, और 10 क्लास का अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें भी बनाया गया। ठीक है, ग्यारह क्लास की अगर हम बात करें तो चित्र आप 3.1 में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ बना देते हैं आपके लिए। जैसे इन्होंने सारणी को बनाया, ठीक है, इसमें उन्होंने 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8 तक लिया। ठीक है, नीचे उन्होंने यौगिक को दर्शाया। R0 में R से दिखाया, फिर R2O, RO2, ठीक है, इसके बाद और भी है R2O3, R2O3, और भी बहुत सारे यौगिकों के बारे में यहाँ क्या किया बताया। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम लेते हैं, 0 में अगर हम लेते हैं हीलियम को लीजिए, लिथियम को लीजिए, ठीक है, आर्गन को लीजिए, तो इनके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ते हैं।
बाकी अगर हम देखें दूसरे में, सॉरी यहाँ लिथियम नहीं होगा, यहाँ दूसरा है, नियोन है। लिथियम पहले वाले में श्रेणी 1 में है, सीरीज में 1 में है, यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है। इसके बाद आपका सोडियम भी है। अब इनके साथ आप इस तरह का यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस तरह का यौगिक बनाना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए इसमें बनाते हैं H2O, Li2O मतलब लिथियम O2, फिर सोडियम 2O क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उन्होंने ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे परमाणु द्रव्यमान लिखे, परमाणु द्रव्यमान क्रमांक के आधार पे तो व्यवस्थित किया, लेकिन उसके साथ साथ उनके यौगिकों को, उनके गुण धर्म को भी क्या रखा, साथ में रखा। इसीलिए इनका जो आवर्त सारणी है काफी समय तक चला, ठीक है। और इनकी खासियत थी, कुछ उन्होंने आवर्त में, अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह को खाली भी छोड़ दिया था, और कुछ संभावित तत्वों के बारे में, खोज के बारे में उन्होंने क्या किया, संकेत भी दिया कि भाई आने वाले समय में नए तत्वों का क्या हो सकता है, खोज हो सकता है या आपको मिल सकता है। उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया, आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दिया उन्होंने, और बताया भी, संकेत भी दिया, ठीक है। इसीलिए उनके जो आवर्त सारणी है, ठीक है, काफी दिनों तक चले। इसके लिए उन्होंने, उनको योगदान भी मिला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ये लास्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें आप देख सकते हैं यहां जो टेबल बना है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें आपको दिख रहा है आवर्तों की अगर हम संख्या देखें तो 1 से कितना है, 1 से 7 तक है। अगर हम वर्गों की संख्या देखें तो कितना है, 1 से 18 तक है, ठीक है। मतलब आवर्त की संख्या 7 और वर्गों की संख्या कितना, 18, ठीक है। और इसमें परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया, बांटा गया। क्योंकि जो हेनरी मोजले थे उनको ऐसा लगा, हालांकि वो सुटेबल भी है, परमाणु संख्या के आधार पर, किस संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, अब यहां देखो एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह है आपका आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। किसी भी तत्व की अगर हम बात करें, तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक की क्या है, आवर्ती है। मतलब अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसे बनाया किसने, इसकी खोज हेनरी मोजले, इसकी खोज हेनरी मोजले
1913 ईस्वी में किया। कब किया? 1913 ईस्वी में किया, जब तत्वों की संख्या 100 कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 114 थी। हेनरी मोजले के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 114 थी। ठीक है। अब इसमें भी हमने बताया अभी कि जो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है और क्षैतिज दिख रहा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर को उन्होंने क्या कहा? वर्ग कहा। क्या कहा? वर्ग, जिसकी संख्या कितना है? 1 से 18 है। क्या है? 18। और जो क्षैतिज दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्षैतिज दिख रहा है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा? आवर्त कहा। क्या कहा? आवर्त। और इसकी संख्या कितना है? 1 से 7 है, मतलब 7 तक। मतलब हम कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर भाग को क्या कहेंगे? वर्ग। जबकि क्षैतिज पंक्ति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आवर्त, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। ठीक। तो आज हमने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण। क्या पढ़ा? आधुनिक आवर्त सारणी का गुणधर्म। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके गुणधर्म। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो बात समझ में नहीं आती है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, बाय।